तो जैसे कि आप जानते हो हमने पिछले क्लास में 1.5 का विध्वंस कर दिया था और इस क्लास में हम विध्वंस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 23 और इसमें बोला गया है कि शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो जो कैटरैक्ट नाम का जो वर्ड है उससे जो भी मैं सेट बनाऊंगा, उनके लेटर्स का जो मैं सेट बनाऊंगा वो, और ट्रैक्ट वर्ड से जो भी मैं एक सेट बनाऊंगा, उनके लेटर्स का एक सेट बनाऊंगा, वो इक्वल है हमें शो करना है। तो आप मेरे को बताओ कि जो कैटरैक्ट होता है CATRACT, यही स्पेलिंग है कैटरैक्ट की। इसका जब मैं एक सेट बनाऊंगा तो आपको पता है कि जब भी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं करते। तो आपने बोला सर कैटरैक्ट में C आता है तो इसमें C लिखा जाएगा, A आता है तो A लिखा जाएगा। देखो A दो बार है, A दो बार है तो A तीन बार है, एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा। तो हम A को सिर्फ एक बार ही लेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उस एलिमेंट को एक ही बार लेते हैं। तो A को कट करा मैंने यहाँ पे। उसके बाद T आता है मेरा, तो आपने बोला सर T, ठीक है। तो देखो T यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार, T भी दो बार आया है, तो दूसरे वाले T को कट कर दो। हमें हर लेटर को एक बार लेना है। T भी हो गया हमारा। अब चलते नेक्स्ट वाले पे R, और कोई लेटर C। देखो C भी दो बार है, ये एक C और ये दूसरा C, दूसरे वाले C को कट कर दो। तो ये हो गया मेरा सेट CATR, राइट। अब चलते हैं अपने इस वाले सेट की तरफ। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप बोलोगे सर ट्रैक्ट का अगर मैं एक सेट बनाऊं तो इसमें सबसे पहले आएगा T। आप देख सकते हो यहाँ पे T दो बार है, ये रहा एक बार और ये रहा दो बार, तो दूसरे वाले T को काट दो। हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला एलिमेंट R, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट A, उसके बाद फोर्थ वाला एलिमेंट C, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट CATR, यहाँ पे भी TRAC। आप एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोस्टर फॉर्म ये कहता है आपका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो। तो ये CATR और TRAC एलिमेंट सबके दोनों सेट के सेम है। तो यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया कि इस सेट के लेटर्स और इस सेट के लेटर्स सेम ही होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो हमें यहाँ पे एक सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, इस सेट के सारे सबसेट्स बताने हैं मेरे को। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसका सबसेट लिखने जाऊं, सबसेट्स बनाना है मेरे को इसका, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा सबसेट होगा, मैंने आपसे एक दो रूल बताए थे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो यहाँ पे एक तो सबसेट होगा मेरा एम्प्टी सेट, और मैंने बोला था हर एक सेट खुद का ही सबसेट भी होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे ये सेट भी आएगा, -1 0 1, ये हो गया। और कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे? आप बोलोगे सर इसके अंदर आ सकता है -1 आ सकता है। देखो अगर मैं बोलूंगा -1 एक सबसेट इसका बोल सकता हूं ना, क्योंकि -1 जो इस सेट के अंदर के एलिमेंट है वो अगर इसमें पाए जाते हैं तो ये सेट जो होगा वो इसका सबसेट होगा। और कौन सा होगा सर? और मेरा 0 होगा। इसको एम्प्टी सेट मत समझना, बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको मैं 0 बोलता हूं। दूसरा सबसेट होगा मेरा ये 1 हो जाएगा। देखो ये सारे सबसेट है, क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे सेट है जिनके एलिमेंट्स इस बड़े वाले सेट में पाए जाते हैं, इसलिए मैं इन सबको सबसेट बोल रहा हूं। तो ये तो बन गया मेरा एक एक एलिमेंट वाला सेट मैंने फॉर्म कर दिया। अब अगर मैं दो दो एलिमेंट वाले फॉर्म करना चाहूं तो आप फॉर्म कर सकते हो। -1 0, ये हो जाएगा एक सेट। और कौन सा सेट बन सकता है मेरा? 0 1 वाला एक सेट बन सकता है, 0 1 वाला एक सेट बन सकता है। और कौन सा बन सकता है? -1 और 1 वाला भी बन सकता है, -1 और 1 वाला भी बन सकता है। तो 1 एलिमेंट वाले सारे फॉर्म कर दिए मैंने, 2 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स फॉर्म कर दिए मैंने, 3 एलिमेंट वाला ये रहा सबसेट। तो ये है मेरे सारे सबसेट जो मैं यहां पे लिख चुका हूं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले वाले लास्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल नंबर 25, शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इक्वल टू B। मतलब अगर A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है, ये क्वेश्चन में बता रखा है, अगर है तो ऐसा है क्योंकि A इक्वल टू B है, ये प्रूव करके दिखाओ मेरे को। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक एलिमेंट को मानो स्मॉल लेटर A जो बिलोंग करता है कैपिटल लेटर A को। ये एक सेट है, ये एक एलिमेंट है A, स्मॉल लेटर A जो बिलोंग करता है एक सेट A को, राइट। अगर ये एलिमेंट A बिलोंग करता है कैपिटल लेटर वाले सेट A को, इसका मतलब ये हुआ ये जो एलिमेंट है ये इसमें भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? आप एक बात बताओ, A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A सेट के सारे एलिमेंट्स और B सेट के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं मिला दूं तो उसी को A यूनियन B बोलते हैं। तो मतलब A यूनियन B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये एलिमेंट अगर A के अंदर है तो इसका मतलब यही एलिमेंट A यूनियन B के अंदर भी होगा। अब दूसरी बात, अगर मेरा A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के, तो मैं यहां पे A यूनियन B के जगह पे अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिख दूं नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए सर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा A बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है सर अगर दो सेट्स होते हैं ए और बी, इन दोनों सेट से कॉमन एलिमेंट्स को अगर मैं एक सेट में लिख दूं उसी को मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलता हूं, राइट? तो यहां पे आप बता सकते हो मेरे को कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स, बी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो दोनों में ही पाए जाते हैं, ए में भी हो बी में भी हो, तभी मैं इसको यहां पे क्या बोल सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए जो मेरा स्मॉल लेटर जो ए है वो कैपिटल लेटर ए वाले सेट में भी था और स्मॉल लेटर ए है वो कैपिटल लेटर बी वाले सेट में भी था, तभी तो ये बिलोंग कर रहा है मेरे ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर बी। समझ रहे हो मेरे बच्चे? तो मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसमें भी पाया जा रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो मेरा कैपिटल लेटर ए है, कैपिटल लेटर ए है वो सबसेट होगा मेरे कैपिटल लेटर बी का। मैं यहां से बता सकता हूं इसका एलिमेंट इसमें भी पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है। अगर ए सेट का एलिमेंट बी सेट में पाया जा रहा है तो उसका मतलब है ए सबसेट होगा बी सेट का। अब दूसरी चीज, ये मेरा हो गया पहला स्टेप। अब मान लो कि मेरा एक सेट था बी, सॉरी अब मान लो मेरे एक एलिमेंट था बी, बी बिलोंग करता है कैपिटल बी वाले सेट को, राइट? ये सेम ही स्टेप चलेगा। आप तो यहां पे एक स्मॉल लेटर बी एक एलिमेंट था मेरा बी सेट का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप बताओ? अगर बी सेट का एलिमेंट है स्मॉल लेटर बी तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में भी बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो ए यूनियन बी के अंदर भी ये सेम चीज होगी, स्मॉल लेटर बी होगी। और आप बताओ अगर ए यूनियन बी लिख रहा हूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकता? क्योंकि यहां पे ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बोला हुआ है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट? अब आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए के और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो सेम टू सेम और बी में भी हो, राइट? तो इसका मतलब ये एलिमेंट बी में भी था, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ए में भी होगा, तभी तो मैंने ऊपर वाले स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये एलिमेंट लिखा हुआ है। तो बी बिलोंग्स टू ए, तो हमने ये प्रूव कर दिया यहां पे जो एलिमेंट बी का था वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये यहां पे जो कैपिटल बी है वो सबसेट होगा मेरे कैपिटल ए का। और हमने इक्वल सेट वाले में एक चीज पढ़ा था, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाते हो, दूसरा का मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हो, तो इससे ये इंप्लाई होता है कि ए इक्वल टू बी है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यहां पे हमें डिसाइड करना है कौन सा सेट किस सेट का सबसेट होगा। तो यहां पे पहले मेरे को एक ए सेट दे रखा है जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं आशा करता हूं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म से ज्यादा डर नहीं लगता होगा। सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने अच्छे से अपने फर्स्ट क्लास में सेट्स के इंट्रोडक्टरी क्लास जो था उसमें समझा रखा है। तो अगर आपको अभी भी सेट बिल्डर फॉर्म को देख के डर लगता है, ये कॉलन को देख के, बिलोंग्स टू को देख के और ये करली ब्रेसेस को देख के, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिए अच्छे से, उसके बाद आपका ये डर खत्म हो जाएगा। तो यहां पे A is the set of all element x such that x belongs to a real number and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। पूरे कहानी का मतलब हम यहां से निकालेंगे। मेरे को यहां पे बोल रखा है कि x square minus 8x plus 12 equal to 0। इसका मतलब क्या होगा? इसके मतलब यहां पे निकालना है x की वैल्यूज, ऐसे x की वैल्यूज जो इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसी x की वैल्यूज जिसको मैं यहां पे रखूं तो मेरी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 12 को मैं स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा? ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और ऐड करने पे -8 आता हो, कैसे दो नंबर्स होंगे? तो आप बोलोगे सर एक हो गया मेरा -6 और एक हो गया -2। -6 और -2 को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 12 आएगा और -6 अगर -2 को ऐड करूंगा तो -8 आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा x - 6 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, यहां पे पुट करके देख लो। जैसे 2 को पुट करो, 4 - 16 -12 प्लस 12 0 आ जाएगा। 6 को पुट करो, 6 6 36, 36 - 48 कितना होता है? -12, -12 प्लस 12 भी 0 आ जाएगा। तो मतलब कि मेरे इस सेट के अंदर देखो रियल नंबर भी बोला था, और रियल नंबर का मतलब सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब कुछ, राइट? तो यहां पे इस सेट के अंदर एक्चुअली में दो एलिमेंट्स है। कौन कौन से? आप बोलोगे सर 2,6। 2,6 ए सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, 2,6। बस यही था सबसे टफ वाला, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। बाकी सारे तो हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो अब हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। देखो ए जो सेट है, पहले ए से चलते हैं।
क्या ए सबसेट हो सकता है बी का? तो आप बोलोगे सर ए के जो दोनों एलिमेंट्स है वो बी में पाए जाते हैं, ए के दोनों एलिमेंट्स बी में पाए जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए सबसेट होगा बी का, करेक्ट। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ए सबसेट है सी का। तो आप बोलोगे सर ए सेट के दोनों एलिमेंट्स 2,6 वो यहां पे भी पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि 2,6 यहां पे भी पाए जाते हैं तो ए सबसेट होगा मेरे सी सेट का, तो ये भी एकदम करेक्ट है। अब चलते डी की तरफ, क्या ए सबसेट होगा डी का? तो आप बोलोगे सर ए सेट का एक ही एलिमेंट यहां पे, दूसरा एलिमेंट तो यहां पे है ही नहीं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, तो यहां पे मैं क्रॉस मार दूंगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, तो यहां पे ए जो सबसेट होगा बी का और ए सबसेट होगा सी का। अब चलते हैं बी की तरफ, क्या बी सबसेट होगा ए का? देखते हैं, क्या ए सेट बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आते हैं? तो आप बोलोगे सर बी सेट के अंदर तो एक 4 भी है, लेकिन वो 4 ए के अंदर तो आ ही नहीं रहा, तो अगर आ नहीं रहा इसका मतलब नॉट ए सबसेट ऑफ ए है, ये सबसेट नहीं है। अगला बी, क्या बी सबसेट होगा सी का? तो देखते हैं, बी के अगर सारे एलिमेंट सी में आते हो तो मैं बोल सकता हूं बी सबसेट होगा सी का। तो आप देख रहे हो 2 4 6, वो यहां पे भी लिखा हुआ है 2 4 6, तो इसका मतलब बी सेट भी सबसेट होगा मेरे सी का, करेक्ट। क्या बी सेट सबसेट होगा डी का? तो आप बोलोगे सर बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं और यहां पे तो सिर्फ एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसेट नहीं हो सकता, तो ये कट करो इसको भी, नॉट ए सबसेट ऑफ होगा यहां पे। तो यहां पे बी सिर्फ एक ही सेट का सबसेट होगा जो कि है सी। अब चलते हैं अपने सी की तरफ, सी किसका सबसेट होगा? क्या सी सबसेट होगा ए का? क्या सी के सारे एलिमेंट, देखो सी जो है ना एक इनफाइनाइट सेट है, सी एक इनफाइनाइट सेट है, सारे इवन नंबर्स का सेट है, देखो आप 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ज्यादा जाएगा। तो यहां पे ये बोला है क्या जो ये सी है वो सबसेट होगा ए का? ए तो एक फाइनाइट सेट है यार, ए तो एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, अगर मैं किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूं तो वो फाइनाइट सेट होता है। तो यहां पे ये कैसे संभव है, इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? तो ये नॉट ए सबसेट ऑफ होगा, ये इसको क्रॉस मारो इसको। अगला, क्या सी जो है वो सबसेट होगा बी का? तो आप बोलोगे अगेन सर सी एक इनफाइनाइट सेट और बी एक फाइनाइट सेट, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी गलत होगा। दोबारा देखो, क्या सी सबसेट होगा डी का? तो आप बोलोगे सर डी फाइनाइट है और सी इनफाइनाइट सेट है, कैसे संभव हो सकता है? नहीं होगा। तो सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा क्योंकि सी अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है। सी यहां पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए, सी इन सबके पापा के रूप में काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो इवन नंबर्स है, इसमें भी इवन नंबर्स है, इसमें भी इवन नंबर है, राइट। इसके अंदर सारे इवन नंबर्स है, मतलब स्टार्टिंग 2 4 6 8 से लेके इनफाइनाइट इवन नंबर्स है, तो ये सबके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, तो ये किसी के सामने झुकेगा नहीं, समझ रहे हो? ये सबसे ऊपर होगा, ये एकदम सुपर सेट का काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अब हमें चलना है डी की तरफ, क्या डी सबसेट होगा ए का? तो आप बोलोगे सर डी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मिल रहे हैं तो इसका मतलब डी सबसेट है ए का, एकदम सही, बिल्कुल करेक्ट। डी का 6 है वो ए में भी पाया जा रहा है। अब क्या डी सबसेट होगा बी का? क्या डी का एलिमेंट 6 बी में भी पाया जाता है? तो आप बोलोगे यस सर, ये लिखा हुआ तो उसका मतलब ये भी सबसेट है। आप बोलोगे क्या सर डी सबसेट होगा सी का? तो आप बोलोगे यस सर, डी सबसेट होगा सी का। क्यों? क्योंकि डी का जो एलिमेंट 6 है वो यहां सी के अंदर भी पाया जाता है, तो उसका मतलब डी तीनों ही सेट का सबसेट होगा। ये क्वेश्चन हुआ हमारा समाप्त। तो बच्चों हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें इन क्वेश्चनों में ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो ये बताना है वो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो उसको एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि फॉल्स क्यों है, राइट। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ x बिलोंग्स टू द सेट A, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हर एक वर्ड को तोड़ते हुए चलेंगे। देखो एक सेट है A जिसके अंदर एक एलिमेंट है x, राइट। कैपिटल जो लेटर होता है वो इस सेट चैप्टर के अंदर हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने बोला बिलोंग्स टू के पहले जो भी लिखा हो वो पूरा का पूरा एज इट इज उस सेट के अंदर आ जाएगा, राइट। ये हो गया। आप बोलोगे इसके बाद लिखा हुआ एंड A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पूरा का पूरा A आया हुआ है। A लिख दूं यहां पे मैं, A है A। देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि यहां पे A के बजाय यहां पे मेरे को X लिखना पड़ेगा। जो A था ना एक्चुअली पूरा का पूरा A सेट बिलोंग कर रहा था B को, तो A सेट को ही मैंने B के अंदर लिख दिया। अब ये बोला हुआ है क्या इसका मतलब X बिलोंग्स टू B होता है? क्या इसका मतलब X बिलोंग्स टू B है? तो आप होगे सर यहाँ पे X बिलोंग्स टू A था, लेकिन जो हमारा X है ना ऐसे लिख दूंगा, तो ये बिलोंग्स टू B है। X थोड़ा ना बिलोंग कर रहा है B को, ये बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट है, ये सेट अब एलिमेंट की तरह काम कर रहा है B के। ये जो सेट है मेरा, ये जो सेट A है वो B के एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे X को एलिमेंट नहीं है B का,
सेट ऑफ एक्स है एलिमेंट बी का, तो यहां पे ये एकदम फॉल्स है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहां पे बोला इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ये बताओ कि क्या ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो यहां पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मान लो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दो तीन एलिमेंट से क्या डाले, 1 2 डाल देते हैं। और मान लो बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या क्या होने चाहिए, तो आप बताओगे सर यहां पे लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो उसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे। तो ए बी के अंदर एक बात तो पक्की है कि 1 और 2 तो होगा, उसके अलावा बी के अंदर आप कुछ और डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, 3 या 4 कुछ भी रख दो। तो मैंने 3 को रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये बोला है कि पूरा का पूरा बी सेट बिलोंग्स टू सी। मैंने बोला था बिलोंग्स टू के पहले जो लिखा होता है ना, वो सारा का सारे सेट के अंदर आ जाना चाहिए। बिलोंग्स टू के पहले जो भी लिखा हो, तो बिलोंग्स टू के पहले बी लिखा है तो उसका मतलब ये आना चाहिए। और बी एक्चुअली में है क्या, तो आप बोलोगे सर बी एक्चुअली में क्या है, बी एक्चुअली में होगा 1 2 3। इसके अलावा सी में कोई और एलिमेंट भी डाल सकते हो आप, तो सी के अंदर आप मान लो 4 डाल लो, सी का अपना कोई एलिमेंट, तो ये होगा मेरा सी सेट। राइट, समझ आ रहा है। तो इसमें बोला है अगर ऐसा है, कंडीशंस अगर ऐसी चल रही हैं, तो क्या ए बिलोंग्स टू सी में बोल सकता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको कहीं ऐसा लिखा दिख रहा है सी सेट, ए बिलोंग्स टू सी का मतलब सी के अंदर ए सेट, सी के अंदर पूरा का पूरा ए सेट। तो अब ए सेट क्या था 1 2, तो कहीं आपको क्या ऐसा लिखा दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा, सी के अंदर तो एक्चुअली में ये बन गया मेरा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना एकदम फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं सेट को, ए मेरा 1 2 था, ए क्या था मेरा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 2। बी ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा, और अपना बी का खुद का एक एलिमेंट ले लो, चलो 3 दे देते हैं, 3 हो गया बी का एक एलिमेंट, अपना एलिमेंट। बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब बी इज द सबसेट ऑफ सी बोला हुआ है, इसका मतलब कि सी के अंदर, सी सेट के अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, जो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स यहां आने चाहिए। और यहां पे बोला अगर ऐसा है तो बताओ क्या ए सबसेट है सी का। तो आप देखो यहां पे सी के ए के अंदर 1 2 है, यहां पे भी 1 2 है, इसका मतलब सी सेट के अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो उससे ये प्रूव होता है कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू है, ये एकदम ट्रू है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला गया है कि इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो हम वहां पे मान लेते हैं ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, जैसा मैंने ऊपर भी लिख रखा है, और बी इज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं आएगा। तो मतलब कि बी बिल्कुल ही एकदम अलग ही एक सेट होगा जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 3 4। राइट, अब बोला कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के कोई भी एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ सकता। तो मैं सी एक सेट लिखूंगा जिसके अंदर बी के 3 और 4 तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बाकी मैं 1 2 भी लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर, 1 2 5 6 ये सब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है क्या अगर ऐसा है तो कंडीशन अगर ऐसे चल रही है यहाँ पे, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी आएगा क्या? तो आप बताओ मेरे को, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ए क्या है 1 2 है, ए के अंदर एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है 1 2, यही एलिमेंट आपको यहाँ पे सी के अंदर भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट बोला आपने, ए के सारे एलिमेंट्स मेरे को सी में दिख रहे हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ए सबसेट बन पा रहा है सी का, ए सबसेट बन पा रहा है सी का। अगर ए सबसेट बन पा रहा है सी का तो मैं कैसे बोल सकता हूं अगर कंडीशन ऐसी और ऐसी हो तो ये हमेशा ही सही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये हमेशा ही ये सही नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया तो बेटा बात गड़बड़ हो जाएगी और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 नहीं लिखता तो स्टेटमेंट सही भी आ सकती थी, तो हमेशा ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो सकता है। और हमें ये कंडीशन निकालने के लिए वो फॉल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बच्चों चलते हैं अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोला है कि इफ x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है x। ठीक है भैया आगे बढ़ो। एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर a के कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो मतलब आप मान लो इसके अंदर y है, z है, p है, कुछ भी मान लो आप, राइट? ये सारे एलिमेंट्स है b के अंदर और a के अंदर x है। तो ये बोला हुआ है देन x बिलोंग्स टू b। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x b को बिलोंग करेगा? तो यार कैसे कह सकता हूं, आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a है, x a के अंदर लाई करता है, a सेट के अंदर लाई करता है, और a सेट का कोई भी एलिमेंट b के अंदर नहीं होगा, तो x कैसे b के अंदर हो सकता है? तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट, आप खुद देख पा रहे हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है यहाँ पे, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है ये।
अब देखो यहाँ पे कहीं पे x लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये कैसे सही हुआ? नहीं हुआ सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे बोलेगी इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मानो a के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? a, b, c, तीन एलिमेंट्स है। मैंने बोला वो एक सबसेट है b का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया b एक ऐसा सेट है जिसके अंदर a के सारे एलिमेंट्स होंगे, a, b, c, और अपने भी खुद के एक दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने d और e को भी डाल दिया। लो, अब मैंने बोला x डज नॉट बिलोंग टू b। अब मैं बोल रहा हूं x एक ऐसा एलिमेंट है जो b को नहीं बिलोंग करता, तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो b को बिलोंग नहीं करता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने x यहाँ पे लिखा भी नहीं है, यहाँ पे मैंने कहीं पे x नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है भाई, x नहीं बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, एकदम करेक्ट बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। हाँ सही है, क्यों? अगर मैं यहाँ पे x को भी लिख देता, मान लो अगर मैं यहाँ पे x को भी लिख देता a के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये बोला हुआ है कि a सबसेट है b के अंदर, और इसके वजह से क्या हो जाता? a के सारे एलिमेंट्स b में आते और फिर b जो है वो ऐसे बन जाता, x, a, b, c, d, e, ऐसे बन जाता है मेरा b सेट, ऐसे बन जाता। और यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि x नॉट बिलोंग्स टू b है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एकदम सही बात है। अगर x b को भी बिलोंग नहीं करेगा, अगर x b में भी नहीं आएगा तो a में भी नहीं आएगा, एकदम सही बात है, ट्रू है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लेट a, b, c be the three sets such that a union b is equal to a union c and a intersection b is equal to a intersection c। अगर ऐसा है, अगर कंडीशन ऐसी है, तो ये बताओ, ये प्रूव करके दिखाओ कि b इक्वल टू c होगा कि नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे करेंगे, आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल नंबर 25 भी ऐसे ही किया था, तो उसको एक बार जाके अच्छे से देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना, तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे आपको b इक्वल टू सी दिखाना है, तो b और c से खेलेंगे हम। यहाँ पे a का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं b एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरे कैपिटल B सेट को बिलोंग करता है। कैपिटल B सेट के अंदर एक एलिमेंट आता है b, राइट। अब इस एलिमेंट को अगर ये b के अंदर आता है, तो ये a यूनियन b के अंदर भी आएगा। क्यों आएगा सर? a यूनियन b का मतलब ये होता है a सेट के सारे एलिमेंट्स और b सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो मैं सेट बनाता हूं, उसी को मैं a यूनियन b बोलता हूं। तो इसका मतलब है a यूनियन b के अंदर b के सारे एलिमेंट्स है, और आपको पता है b के अंदर एक एलिमेंट है b, वो जो स्मॉल लेटर b है, इसका मतलब वो a यूनियन b के अंदर भी आएगा। अगर वो a यूनियन b के अंदर भी आएगा, तो इसका मतलब वो a यूनियन c के अंदर भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है यहाँ पे कि a यूनियन b बराबर है a यूनियन c के। तो अगर ये a यूनियन b के बिलोंग करता है b, तो यहाँ पे मैं a यूनियन b के जगह पे a यूनियन c भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा b जो है वो a यूनियन c के सेट में भी लाई करेगा। इसका मतलब जो मेरा एलिमेंट b है वो या तो a के अंदर होना चाहिए या तो c के अंदर होना चाहिए। तभी जब मैंने मिलाया दोनों को तो क्या हुआ, तो यहां पे ये b भी इस सेट के अंदर आ गया, या फिर दोनों के सेट के अंदर कॉमन होना चाहिए, और कॉमन एलिमेंट को हम यूनियन के अंदर एक बार लिखते हैं। तो इसका मतलब या तो वो a में होगा, या तो वो c में होगा, या वो दोनों में ही होगा। तो b बिलोंग्स टू यहाँ पे a और b बिलोंग्स टू c, ये दो कंडीशंस है यहां पे। अब देखते हैं b बिलोंग्स टू a। अगर b बिलोंग्स टू a है, तो बच्चों मेरे को ये बताओ, यहां पे b बिलोंग्स टू a है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं a इंटरसेक्शन b कराऊं, a इंटरसेक्शन b कराऊं, a इंटरसेक्शन b कराऊं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर b जो सेट है वो, b जो एलिमेंट है वो b सेट के अंदर भी आता है, b जो एलिमेंट है वो a सेट के अंदर भी आता है। मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जो b है ना, जो मेरा a है ना, यहाँ पे कैपिटल a नहीं यार, तो यहां पे बच्चों b बिलोंग्स टू a। इसका मतलब अगर मैं इस कंडीशन में लेता हूं b बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के, b सेट के जो भी एलिमेंट्स थे वो a सेट के अंदर भी आ रहे हैं। और ऐसे कंडीशन को क्या कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? b सेट के सारे एलिमेंट्स अगर a में आते हैं तो b सेट एक सबसेट होता है a सेट का, राइट? हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, अगर मैं a इंटरसेक्शन b कराऊंगा, a इंटरसेक्शन b कराऊंगा, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा बच्चों? a इंटरसेक्शन b का मतलब ये होगा a और b सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट्स। आपको पता है यहाँ पे दोनों के अंदर ही b है, a के अंदर भी b प्रेजेंट है और कैपिटल B के अंदर भी स्मॉल b प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा b। a इंटरसेक्शन b के अंदर भी एक एलिमेंट होगा b। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे b बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ऐसे लिखेंगे इसको। अगर ये a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो ये a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक इक्वल टू साइन लिखा है और दोनों सेट यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे मैं अगर a इंटरसेक्शन b की जगह पे a इंटरसेक्शन c लिख दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा?
तो आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे ये हुआ, इसका मतलब यहां पे ये हुआ, जो बी जो मेरा एलिमेंट था, जो बी मेरा जो एलिमेंट था वो सिर्फ ए के अंदर ही नहीं, वो सी के अंदर भी है। हमने प्रूव कर दिया कि वो ए और सी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट है, तभी तो कॉमन एलिमेंट बी निकल के आया ए और सी का। तो इसका मतलब है बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर बी सेट के सारे एलिमेंट सी सेट के अंदर आते हैं तो बी क्या है, बी एक सबसेट है सी का। बी क्या है, बी एक सबसेट है सी का। अभी तो एक पार्ट प्रूव हुआ है, अभी इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें सेम ऐसा ही करना है। अब किसके साथ हम चलेंगे, सी के साथ। अब हम सी को लेंगे, तो हम लेते हैं सी, स्मॉल लेटर सी बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर सी। मान लेते हैं सी एक ऐसा एलिमेंट है, ये खत्म। ऐसे ही अब हम करेंगे सी के साथ भी। हम मान लेते हैं स्मॉल लेटर सी एक एलिमेंट है जो कैपिटल लेटर सी सेट के अंदर बिलोंग करता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो जो सी जो मेरा एलिमेंट है ना वो इस सेट के अंदर भी लाई करेगा, ए यूनियन सी के अंदर। ए यूनियन सी का मतलब ए सेट और सी सेट के सारे एलिमेंट्स, ए सेट और सी सेट्स के सारे एलिमेंट्स। तो सी जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन सी के अंदर भी होगा, स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अगर सी ए यूनियन सी के अंदर भी लाई कर रहा है तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, सी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ए यूनियन सी और ए यूनियन बी बराबर है। तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। तो C बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब यह हुआ कि ए सेट और सी बी सेट को जब मैंने मिलाया तो उसके अंदर एक सी एलिमेंट मिला मुझे। इसका मतलब ये जो एलिमेंट मिला मुझे या तो वो ए सेट से आया होगा या तो वो बी सेट से आया होगा या वो दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट होगा। तो C आइदर बिलोंग्स टू ए और C आइदर बिलोंग्स टू बी, राइट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम लेते हैं C बिलोंग्स टू ए। जब हम C बिलोंग्स टू ए लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एलिमेंट जो कैपिटल C सेट के अंदर था वो एलिमेंट मेरे को कैपिटल A सेट के अंदर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कैपिटल C के सारे एलिमेंट्स कैपिटल A में भी पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कैपिटल C जो है वो एक सबसेट होगा कैपिटल A का, राइट। ऐसा हुआ कि नहीं। अब यहां पे C सबसेट है कैपिटल A का। अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कराओ, अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कराओ, A इंटरसेक्शन C कराओ, तो आप मेरे को बोलोगे सर एक्चुअली पता है क्या, यहां पे ए इंटरसेक्शन सी में मेरे को एक एलिमेंट मिलेगा सी। कैसे मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि सी जो एलिमेंट था वो कैपिटल सी के अंदर भी आ रहा था और हमने ये यहां पे दिखा दिया कि जो सी जो एलिमेंट था वो कैपिटल ए के अंदर भी आ रहा था। तो इसका मतलब जब मैं दोनों कैपिटल सी और कैपिटल ए का इंटरसेक्शन कराऊंगा तो कॉमन एलिमेंट्स के रूप में क्या आएगा, छोटा वाला सी आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, राइट। अगर स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है वो स्मॉल सी बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के भी। क्यों, क्योंकि यहां पे ए इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहां पे स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो यहां पे सी जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी आता है बी के अंदर भी आता है, तभी तो यहां पे मैंने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सी एलिमेंट लिखा है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये अगर मैंने बोल दिया सी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा सी एलिमेंट है वो ए के अंदर भी आता है बी के अंदर भी आता है, तभी जब मैं उसका इंटरसेक्शन कराऊंगा दोनों सेटों का मेरे को एक कॉमन एलिमेंट के रूप में सी मिलेगा, राइट। तो यहां पे C बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब यहां से इसका मतलब ये निकला C बिलोंग्स टू A एंड C बिलोंग्स टू B। और C बिलोंग्स टू A तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, यहां पे देखो C बिलोंग्स टू A एकदम सही है और C बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल C सेट का अगर कोई एलिमेंट मेरे को कैपिटल B में मिल रहा है, कैपिटल C का, स्मॉल लेटर C है, कंफ्यूज मत कर जाना। अगर कैपिटल C का कोई एलिमेंट छोटा C स्मॉल लेटर C अगर वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है तो इसका मतलब जो कैपिटल C है वो मेरा सबसेट होगा कैपिटल B के। कैपिटल C के सारे एलिमेंट्स अगर कैपिटल B में भी पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल C सबसेट होगा कैपिटल B का। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमें मिला था B सबसेट है कैपिटल C का, यहां पे हमें मिल गया C सबसेट है कैपिटल B का। तो ऐसा जब कंडीशन होता है इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। ये तभी पॉसिबल है जब B इक्वल टू C हो। और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड ये क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे हम चलते हैं अपने पहले कंडीशन की तरफ जो दे रखा है मेरे को, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अब इसको करने के लिए हम मान लेते हैं कि A सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। क्या माने बताओ आप, मैं मान लेता हूं 0, 1, 2, 3 एलिमेंट्स है A सेट के अंदर। और अब बोला है क्योंकि वो B का सबसेट है, A B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में भी आएंगे। तो इसका मतलब B के अंदर A के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। 2-3 और अपना एक्स्ट्रा लगा लो, ये 3-4 मैंने 3 और 4 लिख दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे A इसे सबसेट ऑफ B बोल रखा था। अगर ऐसा है, अगर पहली कंडीशन सही है, अगर ऐसा है तो क्या A माइनस B इज इक्वल टू 5 आएगा।
तो करके देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर a माइनस बी करूंगा तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या a माइनस बी करने में मेरे को क्या मिलेगा। a माइनस बी का मतलब a सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। आप देख सकते हो a सेट के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है, इसका ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो a सेट का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो b में प्रेजेंट नहीं है, सारे एलिमेंट्स ही b में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब a माइनस बी जो होगा वो एक नल सेट होगा। तो ये जो कंडीशन एकदम इक्विवेलेंट है, एकदम सही है, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। 1 इज इक्वल टू 2, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बराबर है। चलो ठीक है जी। अब यहीं से चलते हैं अपने ए और बी तो फिक्स्ड है, ए यूनियन बी देखते हैं जरा। ए यूनियन बी क्या होगा। आप बोलोगे सर ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या क्या एलिमेंट्स मिलेंगे। ए के सारे एलिमेंट्स 0 1 2, 0 1 और 2, और बी के भी सारे एलिमेंट्स। बी के कौन कौन से एलिमेंट 0 1 2 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मैं यहां पे 3 और 4 लिखूंगा, 3 4। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी, राइट। अब हमने क्या करना है, हमें ये बताना है क्या ये और ये बराबर है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए यूनियन बी क्या बराबर होगा। कहां से बराबर होगा भाई, ये तो अलग अलग चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते एक बार। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों एक गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल टू बी लिखना भूल गया था, यहाँ पे इक्वल टू बी भी आएगा। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे ए यूनियन बी का सेट मेरे को मिल गया 0 1 2 3 4, क्या ये बी के बराबर है। तो आप बोलोगे सर ये 0 1 2 3 4, यस सर एकदम बी के बराबर है, तो इक्वल टू बी सेट ही आ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, इक्वल टू बी, राइट। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स 0 1 2, 0 1 2 यहाँ पे भी है, तो मैं लिख दूंगा 0 1 2 लिख दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये मेरे ए सेट के बराबर है। तो आप बोलोगे यस ये ए सेट के ही बराबर है। आपको एक बात बताता हूं मैं, आपको ये कंडीशन अगर पता है ना तो आप उससे पता क्या कर सकते हो। आपको मैंने बताया था अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे रखा हो तो हम हमेशा जब ए यूनियन बी निकालेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा बड़ा वाला सेट आएगा बी, राइट। अब जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, ऐसे कंडीशन जब हमें दे रखा हो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी हो तो हमेशा हमारा बड़ा वाला सेट आता है। और जब भी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन कराए बी के साथ तो हमेशा हमारा छोटा वाला सेट आता है। कौन सा छोटा वाला सेट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे छोटा वाला सेट। तो ये देखो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए आ रखा है और ए यूनियन बी यहाँ पे बी आ रखा है, बिल्कुल सही बात है ये। और ए माइनस बी क्या होगा, जब भी ऐसा कंडीशन दे रखा होगा तो ए माइनस बी क्या होगा। आप खुद बताओ कि मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए कोई भी एलिमेंट्स बी में ना हो, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट आएगा। इसी से मैंने सब कुछ निकाल लिया। तो बच्चों हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो यहां पे ये सबसेट का साइन है यार, सी से कंफ्यूज मत करना है इसको। तो यहां पे बोला है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब मान लो मैं बोल रहा हूं ए सेट के अंदर लेट ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है ए कॉमा बी, राइट, और बोला है कि ये सबसेट है बी का। तो इसका मतलब बी सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, सी कॉमा डी, 4 एलिमेंट्स है, राइट। अब इन्होंने बोला है सी भी एक सेट है, मान लो सी भी कोई एक सेट है, और सी के बारे में कुछ नहीं बोला कि हम उसके अंदर ए के आते हैं बी के आते हैं या नहीं आता, कुछ ऐसा बोल नहीं रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए के भी आते हैं, ए बी सी डी और ई, मैं मान रहा हूं सारे आते हैं, ए बी सी डी ई सारे एलिमेंट्स, ए के भी आते हैं बी के भी आते हैं और सी का अपना एक अलग एलिमेंट भी है ई। तो यहां पे अगर जब मैं सी माइनस बी करूंगा, जब मैं सी माइनस बी करूंगा तो सी माइनस बी करने में क्या सेट मिलेगा, सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो सी सेट के कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, सी सेट का ई जो है ना वो बी में नहीं है, तो इसके अंदर ई आएगा। अच्छा अब मैं सी माइनस ए करूं तो आप बोलोगे सर सी माइनस ए करने पे क्या मिलेगा मेरे को, सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो सी सेट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, सी डी और ई, सी कॉमा डी कॉमा ई। अच्छा अब आप मेरे को देख के क्या यहाँ पे बता सकते हो क्या यहाँ पे सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए। आप देख सकते हो जो ई है बिलोंग करता है सी माइनस बी को, और यही ई बिलोंग कर रहा है सी माइनस ए को। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट है सी माइनस बी के अंदर भी आ रहा है और सी माइनस बी का यही एलिमेंट इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो सी माइनस
बी होगा वो सबसेट होगा सी माइनस ए का, राइट। इसी क्वेश्चन में आप बोल सकते हो सर आपने सी ऐसा क्यों लिया जिसके अंदर इसके भी और इसके भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सी कुछ ऐसा लेते जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट ना होते। तो कुछ नहीं, करके दिखाता हूं ना। तो अगर मैं सी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लेता हूं जो ना ए के अंदर प्रेजेंट है ना बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए बी सी डी तो हो गया। यहां पे मैं लेता हूं ई एफ जी एच, मान लो मैंने ले लिया ई एफ जी एच। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे को सी माइनस बी क्या है बताओ। तो यहां पे आपको सी माइनस बी क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर सी माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जहां पे सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो आप देखो सी सेट्स के सारे एलिमेंट बी में नहीं लिखे हुए हैं, तो यहां पे सी माइनस बी में ए एफ जी एच ये सब आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं सी माइनस ए निकालो, तो आप बोलोगे सर सी माइनस एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सी सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो आप बोलोगे सर सी माइनस बी में ये एलिमेंट्स है ई एफ जी एच, ये सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो उसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी आएंगे। सी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट ना हो, ई एफ जी एच। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि इस सेट का सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। खत्म। इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो। तो बच्चों हम चलते हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है show that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B। तो यहां पे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद उस पर चलेंगे। तो यहां पे हमें A B दो सेट्स है A और एक सेट है B, क्या माना जाए। यहां पे कुछ बोला नहीं गया कि ये होना चाहिए कॉमन एलिमेंट, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या माना जाए, क्या माना जाए बताइए। तो A को हम मान लेते हैं A के अंदर प्रेजेंट है A B C, राइट, और B के अंदर प्रेजेंट है D E F, राइट। तो अब मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं अगर निकालना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी निकालने पे यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो एकदम फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है। अब मैं आपसे अगर बोल रहा हूं सर ए माइनस बी का अगर एक सेट बनाना चाहूं, तो ए सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो आप बोलोगे सर ए सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो कौन कौन से होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन एलिमेंट्स होंगे। आप बोलोगे इन दोनों को अगर मैं यूनियन कराऊंगा तो क्या आएगा यूनियन। तो यूनियन जीरो में अगर मैं कुछ जोड़ता हूं, जीरो में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं तो 3 आएगा। तो वैसे ही अगर मैं इसका यूनियन इसमें कराता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर एबीसी आएगा, जो कि क्या है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराता हूं ए माइनस बी में, इसका मतलब यहां पे मेरा ए इंटरसेक्शन बी 5 था, जीरो का अगर मैं ऐड कराता हूं किस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका आंसर हमेशा क्या ही आता है, इसका आंसर हमेशा यही आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। क्यों, और ये कौन सा सेट है, ये सेट है ए मेरा। इसको ऐसे कर लो, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, बी सेट को ना ऐसे ना लेके इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ। बी सेट को ऐसे ना लेके एक काम करो, बी सेट को ना ऐसे लो जिसके अंदर ए के भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो। मान लो आपने ले लिया ए और बी भी कॉमन ले लिया, मतलब ए और बी जो एलिमेंट थे ए का वो आपने बी के अंदर भी डाल दिया, और आपने डी और ई भी लिख दिया यहाँ पे ऐसे, ए बी डी ई। तो अब मैं आपसे बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी के में कॉमन होंगे। तो आप बोलोगे सर ए और बी, यहाँ पे ए और बी दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे भी ए और बी दिख रहा है, तो ए और बी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। अब बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए सेट के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो आप बोलोगे सर ए सेट का वो सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है, मेरे को ए सेट के ए और बी तो यहाँ पे दिख रहे हैं लेकिन सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सी आएगा, राइट। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन कराऊं, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराता हूं मैं अगर ए माइनस बी से, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का यूनियन होगा, और यूनियन होने पे क्या होगा, मेरा ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी आ जाएंगे मेरे। तो ये एक्चुअली में कौन सा सेट है, तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली में ए सेट ही है। क्या है ये, ए सेट ही तो है ये। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देना, मतलब इसके अंदर इस सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एक्चुअली में है कौन सा सेट, ये एक्चुअली में ए सेट ही था। तो यहां पे ये हो गया मेरा ए सेट। हमने इस तरीके से भी प्रूव कर दिया, इस तरीके से भी प्रूव कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी माइनस ए, क्या ये बराबर होता है ए यूनियन बी के। तो मान लेते हैं एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, राइट, और बी एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं बी माइनस ए निकालो। बी माइनस ए का मतलब ये होता है बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है। तो आप बोलोगे सर बी सेट का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, जो बी सेट का 3 है वो ए में लिखा हुआ है, तो 3 तो यहाँ पे आएगा नहीं, उसको छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट्स 4, 5, ये हो गया बी माइनस ए। अब अगर मैं ए सेट का यूनियन कराऊंगा बी माइनस ए में से, तो मेरे को क्या मिलेगा।
तो आप बोलोगे सर ए सेट का अगर यूनियन कराते हैं बी माइनस ए में से, तो आप बोलोगे सर इसमें ए सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन रिपीटिंग एलिमेंट्स एक बार आना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 4 और 5 लिख दूंगा, राइट। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी माइनस ए। अब चलते हैं अपने ए यूनियन बी निकालने के लिए। ए यूनियन बी क्या होगा? ए सेट के सारे एलिमेंट्स, बी सेट के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार। ए के अंदर 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3। अब देखो यहाँ पे बी में भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 को दोबारा नहीं लिखना, बचे हुए 4 और 5 को लिख दो। यहाँ पे आपने लिख दिया 4 5। तो आपको यहां से पता चलेगा कि ए यूनियन बी के अंदर भी 1 2 3 5 है, और यहाँ पे इस वाले कंडीशन में भी मेरा सेट क्या था? 1 2 3 5। इसका मतलब ये कंडीशन भी एकदम ट्रू है, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ही इक्वल है। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर इसी चीज को आप ऐसा एक काम करो, यहाँ पे आपने कॉमन एलिमेंट लिया है 3, विदाउट कॉमन एलिमेंट करके दिखाओ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर 3 को मतलब 4 5 डाल दो, सिर्फ 4 और 5 है। तो अब मैं आपसे बोलूं बी माइनस ए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बी माइनस ए का मतलब ये होगा बी सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी सेट के दोनों एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों के दोनों को लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएंगे बी माइनस ए 4 और 5। अब हम चलते हैं ए यूनियन बी माइनस ए निकालने को। ए का यूनियन अगर मैं कराता हूं बी माइनस ए सेट के साथ, तो मेरा एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और बी के भी बी माइनस ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे 4 5। लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अगर मैं अब बोलूं आपसे कि ए यूनियन बी निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर भी होते हैं और बी के अंदर भी होते हैं, और रिपीटिंग एलिमेंट सिर्फ एक बार। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5। आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे आंसर सेम ही आ रहा है, तो कुछ अलग नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे करना चाहे ऐसे करो, ऐसे करना चाहे ऐसे करो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बच्चों हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। शो दैट, पहला क्वेश्चन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे मैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? यहाँ पे मैं लगाऊंगा डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी, या डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है ए यूनियन, अगर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, राइट। और आपको पता है कि जो ए यूनियन ए होता है, तो आपको पता अगर मैं ए सेट का यूनियन ए के साथ ही कराऊंगा तो मेरे को ए सेट ही मिलेगा, तो ये ए हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन ए के जगह पे ए लिखूंगा। अब मेरे को ए का इंटरसेक्शन कराना है ए यूनियन बी के साथ, तो आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब होता है उसके अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट्स है और बी सेट के सारे एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर मैं ए सेट और ए यूनियन बी सेट के बीच में कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन निकलेगा? ए सेट ही तो कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट्स है और इसके अंदर भी ए सेट के सारे एलिमेंट्स है। जब मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन निकलेगा? ए सेट निकलेगा। तो ये मैंने कर दिया प्रूव। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी मेरे बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। सबसे पहले क्या लगाओ? डी मॉर्गन्स लॉ। जब आप यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हो तो ये कैसे बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब आपको पता है अगर मैं ए का ए से ही इंटरसेक्शन कराऊं तो क्या होगा? ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है और ए सेट के अंदर दोबारा कुछ एलिमेंट्स है। अगर दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा सारे के सारे एलिमेंट्स ही कॉमन आएंगे, ए सेट ही वापस मिलेगा मेरे को, तो यहाँ पे ए ही हो जाएगा। अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो आप एक बात बताओ, तो बच्चों यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसके अंदर क्या क्या होगा? आप बोलोगे सर ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा? ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, के कॉमन एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। और ये ए सेट के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन कराऊंगा, ए का यूनियन कराऊंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पे तो सारे ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर कॉमन है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ए सेट ही लिखा हुआ है। मान लो इस चीज को मैं कह रहा हूँ ए के अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और मैं कह रहा हूँ बी के अंदर बच्चों मेरे एलिमेंट्स है 3 4। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो आप बोलोगे सर इसके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों के 3 4, तो ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराना चाहता हूं ए के साथ, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कराना चाहता हूं ए के साथ, तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इसका ये मतलब हुआ कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स और ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स। तो आप बोलोगे सर 1 2 जो कॉमन नहीं थे और कॉमा ये वाले एलिमेंट्स जो कॉमन थे 3 4,
तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 ये एक्चुअली में किस सेट के एलिमेंट्स है, ये आप बोलोगे सर ये ए एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी ए ही आएगा। क्यों ए आया? क्योंकि यहाँ पे देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर तो है, ए के अंदर तो है और बी के अंदर भी कॉमन है, और यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स चाहे कॉमन हो चाहे नॉट कॉमन हो बी के साथ, तो जो नॉट कॉमन और कॉमन वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे पूरा का पूरा ए सेट ही तो वापस बन जाएगा ना, तो इसलिए ए सेट के बराबर ही आया। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो, मैं बस आपको समझा रहा था थियोरेटिकली, क्योंकि ये चैप्टर ना मैथमेटिकली कम करना पड़ता है हमें, थोड़ा कैलकुलेशंस कम करनी पड़ती है इसमें थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ता है हमें, तो आप इसको ऐसे भी करो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, मतलब इसके कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स और ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है, ये प्रूव करो कि इसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा, मतलब बी नॉट इक्वल टू सी है, ये प्रूव करो। कैसे करेंगे इसको? यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब एक एलिमेंट एक सेट लेता हूं मैं ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स लिए जाए आप बताइए? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 एक एलिमेंट है, बी के अंदर भी कुछ हम लेते हैं एलिमेंट्स को, मान लो 3 4 5 राइट, और सी के अंदर भी हम कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, क्या लिया जाए 3 5 6, ठीक है। हम डिफरेंट एग्जांपल से करके देखेंगे तो आपके दिमाग में आता है ना सर अगर ऐसा कर दे तो क्या होता सर, आपने सर 0 क्यों नहीं लिया सर, तो वैसे एक बार करके देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, हमसे बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे सर ए और बी में यहाँ पे एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट। और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी के सारे कॉमन एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे सर ए और सी में भी एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3। ओहो, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, वाह 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 वाह, यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल हो गए। देखो आप खुद ही देखो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों ही इक्वल हो गए मेरे एग्जांपल की वजह से। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो, हाँ सही बात है, कहां पे इक्वल है आप देख रहे हो, बी के अंदर 4 है, 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग टू सी, कहां आ रहा है 4 इसके अंदर। तो मैं इस एग्जांपल से ये भी बता सकता हूं कि ये एकदम सही बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो बी और सी इक्वल हो, बी और सी यहाँ पे नॉट इक्वल है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां पे बोला है इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। इसका मतलब यहां पे देखो दोनों जगह एक्स कॉमन है, तो मतलब एक्स के अंदर के एलिमेंट्स में फिक्स कर देता हूं 0 1 2 3, मान लो 4 एलिमेंट्स है, 0 के 4 एलिमेंट्स है एक्स सेट के अंदर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और एक्स का इंटरसेक्शन कराने पे मेरे को एक एम्प्टी सेट मिलता है, ठीक है। मैं ए को मान लेता हूं, एक ऐसा सेट बनाऊंगा, मेरे को अब ए को एक ऐसा सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एक्स से कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, तभी तो मेरा आंसर 5 आएगा। अगर कॉमन एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख दूंगा तो 5 थोड़ा आएगा आंसर मेरा यहाँ पे, तो ये तो गिवन है, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें इस चीज को एग्जांपल्स को फ्रेम करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 5 6, मैंने 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए। अच्छा आप बोला है कि बी का भी अगर मैं इंटरसेक्शन कराता हूँ एक्स के साथ तो भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तब भी मेरा क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो बी को मैं एक ऐसा सेट मानूंगा जिसका एक्स से कोई नाता ही नहीं है, तो मैं उसको मान लेता हूं 7 8 9। अब बताओ मेरे को अगर मैं एक्स और ए का इंटरसेक्शन कराऊंगा यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर एक्स और ए के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ये एक एम्प्टी सेट है। अगर मैं एक्स का इंटरसेक्शन कराऊंगा बी के साथ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी एक्स और बी के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर मेरा एम्प्टी सेट ही आएगा। तो और ये बोल रखा है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स एक ही चीज है। लेकिन अब एक दिक्कत पता है क्या हो गई, अब एक दिक्कत ये हो गई, इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स होगा, तो कैसे हो सकता है, मतलब एक्स तो फिक्स है, ए का भी अगर मैं यूनियन कराऊंगा एक्स के साथ और बी का भी अगर मैं यूनियन कराऊंगा एक्स के साथ तो मेरा आंसर बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं, अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं एक्स के साथ तो मेरा आंसर आएगा ए के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं ए का यूनियन कराता हूं, सॉरी बी का यूनियन कराता हूं एक्स के साथ तो मेरा आंसर आएगा यहां पे 0 1 2 3 और 7 8 9।
तो इसमें क्वेश्चन में बोला ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों कब इक्वल होते हैं आप खुद देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3 दोनों में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x x आ रहे हैं। कहां पे गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई यहाँ पे। अगर ये दोनों भी मेरे बराबर होते, अगर यहाँ पे मेरा जो a और b सेट भी बराबर होता, तो यहाँ पे मेरा a यूनियन x और b यूनियन x का वैल्यू भी सेम आता है मेरा। तो यहाँ पे मैं इनको क्या करता हूं, मैं इनको एक ही सेट मान लेता हूं। तो मैं ऐसे कंडीशन को नहीं ले सकता, ये मेरी मजबूरी है इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन के हिसाब से कि मेरा a और b का जो सेट होगा वो बराबर ही होगा, a और b सेट बराबर ही होगा। a अगर मैं 4 5 6 ले रहा हूं तो मेरे को b भी 4 5 6 ही लेना पड़ेगा। और ध्यान ये रखे कि यहाँ पे मेरा x सेट के साथ इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, इस कंडीशन को भी साथ लेके चलना है कि मेरे इस सेट और इस सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, b सेट और इस सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे a और b का इक्वल होना इस क्वेश्चन की मजबूरी है। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपको मेरा तरीका एकदम यूनिक लग रहा है, आपको यहाँ पे मेरा हार्डवर्क दिख रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चों। बच्चों अब हम चलते हैं इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका मतलब है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कराऊं, या फिर अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी कराऊं, या फिर अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी कराऊं, तो ये सारे ना इसके अंदर कुछ ना कुछ आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्टी सेट आ जाए, कुछ ना कुछ आना चाहिए यहाँ पे आंसर, एम्प्टी सेट नहीं आ सकता यहाँ पे। और बोल रखा है लेकिन अगर मैं इन तीनों का ही इंटरसेक्शन निकालूं, मतलब तीनों के अंदर से ही मैं कुछ ना कुछ कॉमन निकालना चाहूं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। तो कैसे सेट करें ऐसे क्वेश्चनों को, तो दिमाग लगाओ यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं ले लेता हूं ए सेट को, ए के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स को मान लेता हूं 0, 1, 2, 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, और मेरे से बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बी के अंदर क्या होगा, आप बोलोगे सर बी के अंदर 2, 3, 4 होगा, मैंने ऐसे बोल दिया आपसे। तो आप बोलोगे सर अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन बी कराऊंगा तो मेरे यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, तो आप कहोगे सर ए इंटरसेक्शन बी कराने से यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते बी इंटरसेक्शन सी, खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स सी के अंदर भी होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट भी आपके दिमाग में साथ साथ चलनी चाहिए। मेरे को ऐसा एक ए बी और सी सेट फॉर्म करना है जिसके सारे ये वाले कंडीशंस कि ये इंटरसेक्शन कराने पे एम्प्टी सेट ना आए और तीनों का इंटरसेक्शन कराने पे भी एम्प्टी सेट आए, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो। तो ऐसे कंडीशन फुलफिल करा के मेरे को सेट्स को फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बताओ बच्चों कि यहाँ पे देखो 4 मैं लिख देता हूं क्योंकि बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन आना चाहिए, तो मैं लिख दिया 4, 5, 6। तो अब देखो यहाँ पे बी और सी में 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं 4 और 4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 4, राइट। और अब मैं आपसे कह रहा हूं ए का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं सी के साथ तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आना चाहिए। तो यहां पे बच्चों ए इंटरसेक्शन सी जो है, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए जो ए और सी के बीच में कुछ कॉमन हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए और सी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसा करो ए सेट का कोई एलिमेंट उठाओ और यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे ऐसे डालने से क्या होगा, हमें ए और सी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ए सेट के 0 को मैं यहाँ पे कॉमन रख रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ए सेट और सी सेट के बीच में 0 कॉमन आ गया। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी के बीच में कॉमन है। तो आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सेट है, कि सारे जो सेट है ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कराने जाऊं तो आप बताओ मेरे को ए इंटरसेक्शन बी पहले करूंगा उसके बाद इंटरसेक्शन सी कराऊंगा, तो आप बताओ मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का मेरे को आंसर मिला था 2, ये था मेरा 2 सेट 2। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं सी सेट के साथ, सी सेट के अंदर था 0। तो बच्चों आप बताओ क्या इन दोनों सेट के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसके अंदर 2 है इसके अंदर 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया मेरे एक एम्प्टी सेट। तो देखो बच्चों सेट ऐसे फॉर्म करते हैं, मैंने ए बी और सी का पता लगा लिया, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी ले लो 7 8 9 वो आपकी मर्जी है। उन्होंने बोला बस ऐसे सेटों को बनाओ खुद से कि ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाए। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी। अब हम नेक्स्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे हमने सेट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था वैसे ही हम रिलेशन फंक्शंस भी करेंगे बच्चों। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।